वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट रिलेशंस। इससे पहले जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस कवर करे तो हम यही बोल रहे थे कि देश की बेटर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सेंटर और स्टेट्स के आपस में बेटर रिलेशंस होने चाहिए हर एक स्फीयर में, चाहे फिर वो लेजिस्लेटिव हो और चाहे फिर वो एग्जीक्यूटिव हो। बट एक फेडरल सिस्टम की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए सेंटर और स्टेट्स के तो आपस में हारमोनियस रिलेशंस होने ही चाहिए। ऐसे ही स्टेट्स के आपस के रिलेशंस भी बेटर होने चाहिए। स्टेट्स एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, तभी एक फेडरल सिस्टम सक्सेसफुल फेडरल सिस्टम बन पाता है। तो इसके लिए जितने भी इनके बीच में डिस्प्यूट्स आएंगे, बिटवीन द स्टेट्स जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे उनको रिजॉल्व करा जाएगा, तभी ये यूनाइटेड रह पाएंगी। और अगर स्टेट्स यूनाइटेड रह पाएंगी तो ओवरऑल इंडिया की यूनिटी भी इंटैक्ट रहेगी। तो इसके लिए इनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले, अगर ये डिस्प्यूट्स वाटर रिलेटेड हैं, वाटर की शेयरिंग से रिलेटेड है, तो वो उनको दिया गया है आर्टिकल 262 के अंदर। और ऐसे ही वाटर डिस्प्यूट्स के अलावा जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो देखेगी इंटरस्टेट काउंसिल्स। और ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है दैट देयर शुड बी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिटवीन द स्टेट्स। मतलब कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो पब्लिक एक्ट्स का रिगार्ड करे। पब्लिक एक्ट्स क्या हो सकते हैं? जितने भी सरकारों ने एक्ट बनाए हैं, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्ट हो। ऐसे ही रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट्स ने बनाए हो, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कि कोर्ट से रिलेटेड हो। तो सारी स्टेट्स एक दूसरे की, अगर ए स्टेट है तो बी स्टेट, ऐसे ही एक बी स्टेट है, ए स्टेट ने के भी जितने भी पब्लिक एक्ट्स या रिकॉर्ड्स हैं बी स्टेट उनका रिगार्ड करेगी, उनको रिस्पेक्ट करेगी। ऐसे ही बी स्टेट जो ए होगी वो बी के पब्लिक एक्ट्स और रिकॉर्ड्स का रिस्पेक्ट करेगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया। और फिर लास्ट बात करी गई है इसमें फ्री इंटरस्टेट ट्रेड की। ऐसे ही कुछ जोनल काउंसिल्स इस्टेब्लिश करी गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा इंटरस्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 262 कहता है, इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज कहती है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। बाय लॉ का मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी कंप्लेंट arising out of use, distribution and control of waters of interstate river and river valleys। स्टेट्स के बीच में रिवर वैलीज के रिलेटेड जितने उनका क्या यूज़, कैसे उस वाटर का वो यूज़ करेंगी। अगर दो स्टेट्स हैं ए और बी, इनके बीच में जितनी भी रिवर वैलीज होंगी, जितनी भी रिवर्स पास कर रही हैं, जितनी भी रिवर्स क्रॉस कर रही हैं, तो कितना शेयर ए को जाएगा, कितना शेयर बी को जाएगा, कितने शेयर ऑफ वाटर का ए यूज़ करेगी, इनके बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके पास वाटर का कंट्रोल होगा। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनका एडजुडिकेशन करना, उन पे डिसीजन देना, उनके ऊपर जजमेंट्स करना, ये सारा काम पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगा, क्योंकि आर्टिकल 262 ने बोला है कि ये चीज़ पार्लियामेंट बाय लॉ करेगा। इसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, ऐसा कहता है फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज इसकी क्या कहती है आर्टिकल 262 की, कि पार्लियामेंट ऐसा बोल सकता है कि जितनी भी ये वाटर डिस्प्यूट्स होंगे उसकी एडजुडिकेशन में ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन होगी और ना ही किसी और कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन होगी। मतलब कि सारी की सारी ज्यूरिसडिक्शन इन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड सारी ज्यूरिसडिक्शन जो होगी वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, ऐसा इस आर्टिकल 262 में बोला गया। तो फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट ने उसने दो एक्ट्स बनाए। पहला एक्ट बनाया द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, दूसरा बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। पहला एक्ट वैसे क्या कहता है कि इस एक्ट के अंदर कुछ रिवर बोर्ड्स इस्टेब्लिश करे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इस्टेब्लिश करेंगी अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिन स्टेट गवर्नमेंट से रिवर्स पास कर रही हैं, अगर उन स्टेट्स ने बोला है कि ऐसा कोई रिवर बोर्ड बनाया जाए जो कि इन रिवर वैलीज की मैनेजमेंट करे,
तभी फिर सेंटर जो होगा इन स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर ऐसा रिवर बोर्ड बनाएगा, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं है इससे रिलेटेड। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसके अंदर ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाएगी। इस ट्राइब्यूनल का काम होगा, अगर दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उसके लिए इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाएगी और जितने भी डिसीजंस इस एडहॉक ट्राइब्यूनल के द्वारा लिए जाएंगे वो सारे फाइनल और बाइंडिंग डिसीजंस होंगे। और ऐसा ही इसमें बोला गया है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी और भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी इन सारे डिस्प्यूट्स के रिस्पेक्ट में। देखिए, अब ये ट्राइब्यूनल अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट के ऊपर कोई डिसीजन ले रही है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, इसकी कुछ जुडिशियल नेचर होगी। तो जितनी भी ट्राइब्यूनल बनेंगी वो क्वासी जुडिशियल नेचर की होंगी। ये आप एक चीज याद रख सकते हो कि जितनी भी ट्राइब्यूनल्स अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनेंगी वो सारी की सारी क्वासी जुडिशियल नेचर की होंगी। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अगर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ही देनी है, अगर जजमेंट्स ही देनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया, पहले तो आर्टिकल 262 में ही खुद बोल दिया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकता है। ये बोल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी, और अगर पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है तो उस चीज को पार्लियामेंट छोड़ेगा नहीं। और दूसरी चीज इसके लिए ये रीजन दिया गया है कि देखिए, अगर किसी के लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, अगर लीगल राइट्स की बात करी गई है, तब तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले उन इश्यूज के ऊपर। बट अगर कोई इशू पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिसकी ओवरऑल पूरी कंट्री या फिर स्टेट्स की पूरी पब्लिक के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ऐसा डिसीजन जिसके कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी रेमिफिकेशंस पूरी की पूरी स्टेट की पब्लिक को बियर करनी पड़ेंगी, जिससे पूरी की पूरी पब्लिक ही सफर करेगी, तो उनके लिए अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेशन के पास ही, लेजिस्लेचर के पास ही जानी चाहिए। इसी की वजह से ही फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया था और पार्लियामेंट को बोला गया कि आप बाय लॉ इस एक्ट के अंदर एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाइए, जो कि एक क्वासी जुडिशियल होगी, जुडिशियल नेचर की ही होगी, बट वो खुद एक कोर्ट नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले तो इसका कुछ एनालिसिस करेंगे कि अब तक देखिए, अब तक ना 2019 तक जैसे लक्ष्मीकांत में दिया गया है 9 ऐसी ट्राइब्यूनल बन चुकी हैं, लेकिन इनका एज सच कुछ फायदा हुआ नहीं है। और रिसेंट सबसे इशू आपने देखना है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, जो कि अभी 1 मंथ पहले ही न्यूज में था। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, सारी की सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री कवर करी है, तो इसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। अब इस ट्राइब्यूनल सिस्टम का हम कुछ एनालिसिस करेंगे। देखिए, अगर स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के थ्रू ट्राइब्यूनल के पास ये डिस्प्यूट जाए, उससे पहले यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा कि स्टेट्स के बीच में नेगोशिएशन करवाने की ट्राई करेगा। अगर नेगोशिएशन नहीं होती है तो उसके बाद फिर वो जाएगा ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, अब 2002 में एक अमेंडमेंट आती है। इस अमेंडमेंट से पहले ट्राइब्यूनल के पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी कि किस टाइम लिमिट में वो अपना डिसीजन देगी इस डिस्प्यूट के ऊपर। फिर 2002 में अमेंडमेंट आती है जिसमें कहा गया कि जब इस डिस्प्यूट से रिलेटेड केस फाइल करा जाएगा ट्राइब्यूनल में, तो विद इन 1 ईयर ही जो यूनियन गवर्नमेंट होगी इस ट्राइब्यूनल को सेटअप कर देगी इसका। जैसे कि अगर कावेरी वाटर डिस्प्यूट आया है, स्टेट ने ये डिस्प्यूट बताया यूनियन गवर्नमेंट को, तो विद इन 1 ईयर ही यूनियन गवर्नमेंट को कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल होगी उसको सेटअप करना होगा। तो एक तो 1 ईयर ये हो गया। फिर अब इस ट्राइब्यूनल के पास टाइम लिमिट दी गई कि 3 साल के अंदर अंदर आप इस इशू के ऊपर डिसीजन लीजिए। बट अगर एक्सेप्शनल सिचुएशंस बन जाती हैं, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट अभी तक चले जा रहा है, ऐसी अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन बन जाती हैं तो 5 ईयर का टाइम उनको और दे दिया गया, तो टोटल मिलाकर टाइम हो जाता था 9 ईयर का। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी टाइम है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है ये। तो इसीलिए ही पहले तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था। दूसरा एक और इशू फिर आया
कि जो वाटर है, वाटर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, और ऐसे ही जो रिवर और रिवर वैली है इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। तो ये भी दोनों क्लैश कर रहे थे और टाइम पीरियड भी बहुत लंबा था। तो इसी की वजह से फिर एक और अमेंडमेंट आती है 2019 में। 2019 की अमेंडमेंट क्या सोल्यूशन देती है कि ऐसे हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिस्प्यूट के लिए, हर एक रिवर वैली के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाने की बजाय आप एक परमानेंट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर दीजिए। ये जो ट्राइब्यूनल होगी ये 2 टियर सिस्टम को फॉलो करेगी। फर्स्ट इसमें क्या होगा, फर्स्ट इसमें होगी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और उसके बाद इसमें होगी एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जिसको सेंट्रल ट्राइब्यूनल भी बोला जा सकता है। सबसे पहले डिस्प्यूट जाएगा, जो भी इशू आ रहा है स्टेट्स के बीच में, वो जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास। इसकी सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जिनको सेंटर नॉमिनेट करेगा और जिनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का होगा। ऐसे ही एक मेंबर हर एक स्टेट लेजिस्लेचर से आएगा, जितनी भी स्टेट की पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि अगर कोवेरी वाटर डिस्प्यूट की एग्जांपल है तो उसमें कर्नाटका इन्वॉल्व है, तमिलनाडु है, ऐसे ही केरला है। तो जितनी भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनमें से भी एक मेंबर आएगा। तो ये इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की कॉम्पोजिशन रहेगी। और इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को 1.5 ईयर का टाइम दिया जाएगा इस डिस्प्यूट्स के ऊपर एडजुडिकेट करने का। पहले ये लेगी 1 ईयर का टाइम, और अगर ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि 1 ईयर सफिशिएंट नहीं रहता तो एक्स्ट्रा इसको 6 मंथ दिए जाएंगे, जो कि हाफ ईयर हो जाएगा। तो टोटल 1.5 ईयर का टाइम रहेगा। और अगर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है तो उसके बाद इशू जाएगा सेंट्रल ट्राइब्यूनल के पास, जिसके पास टोटल टाइम पीरियड होगा 3 ईयर्स का इस डिस्प्यूट के ऊपर एडजुडिकेट करने का। ये ट्राइब्यूनल जो भी अवार्ड देगी, जितने भी इनकी जजमेंट्स होती हैं ट्राइब्यूनल वगैरह की, उनको अवार्ड बोलते हैं। और जितने भी अवार्ड होंगे वो फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे। और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल डाटा बैंक भी मेंटेन करके रखेगी। ये इसका पर्पस होगा कि जितने भी रिवर बेसिन्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, जितने भी रिवर एक्वीफर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ताकि इस रिवर वाटर ये जो ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करी जाएगी, जो सेटअप करी जाएगी, वो इस डाटा बैंक से हेल्प ले पाए। तो ये था इसका एनालिसिस। तो फर्स्ट डिस्प्यूट, अगर वाटर डिस्प्यूट आते हैं स्टेट्स के बीच में तो उसके लिए है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 262। नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप करेगा, इंटरस्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगा टू इफेक्ट द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। ये स्टेट्स के लिए भी काम करेगा और ऐसे ही बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के लिए भी ये काम करेगा। तो दोनों के लिए हो गया, स्टेट्स के लिए भी आपस में और ऐसे ही बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रेसिडेंट इस इंटरस्टेट काउंसिल के लिए खुद ही ड्यूटीज को भी डिफाइन करेगा। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कौन सी ये प्रोसीजर्स फॉलो करेगी, ये इंटरस्टेट काउंसिल ये खुद प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा। बट इसके अलावा आर्टिकल 263 ने भी कुछ ड्यूटीज डिफाइन करी हुई हैं इस इंटरस्टेट काउंसिल के लिए। सबसे पहला कौन सा है, नंबर ए पर है कि स्टेट्स के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाटर डिस्प्यूट्स इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए अलग से ऊपर आर्टिकल 262 हो गया। जितने भी और डिस्प्यूट्स आ रहे हैं बिटवीन द स्टेट्स, ये इंटरस्टेट काउंसिल उनको इंक्वायर करेगी और उनके ऊपर एडवाइस भी करेगी। ऐसे ही अगर कोई इश्यूज या फिर कोई सब्जेक्ट्स कॉमन इंटरेस्ट के हैं, उनमें स्टेट का भी इंटरेस्ट है और ऐसे ही सेंटर और स्टेट्स ये दोनों के इंटरेस्ट के लिए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना और उनके ऊपर डिस्कशन करना भी इस इंटरस्टेट काउंसिल का काम होगा। और ऐसे ही इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जितने भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर रिकमेंडेशंस देना भी इस इंटरस्टेट काउंसिल का काम होगा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 263। क्योंकि अब ये एक अंडर आर्टिकल बनी है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। देखिए जो जोनल काउंसिल बनेगी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि उनको पार्लियामेंट का एक्ट बनाएगा। बट ये जो इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं, क्योंकि एक आर्टिकल के थ्रू बनी है, चाहे इनको प्रेसिडेंट ने इस्टेब्लिश करा है बट ये आर्टिकल के थ्रू बनी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
बिटवीन द स्टेट्स, और ऐसे ही सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर डिस्प्यूट्स, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी एडजुडिकेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी ज्यूरिसडिक्शन होगी और ये उसको राइट मिला है अंडर आर्टिकल 131। देखिए, इंटर वाटर डिस्प्यूट्स के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, बट इसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे बिटवीन द स्टेट्स, उसके ऊपर, उन डिस्प्यूट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी अंडर आर्टिकल 131। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगी वो बाइंडिंग होगा, बट जितने भी डिसीजंस इंटर स्टेट काउंसिल लेगी वो सारे के सारे एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी होंगे, चाहे फिर वो लीगल हो चाहे फिर वो नॉन लीगल हो। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे बाइंडिंग इन सारे डिस्प्यूट्स के ऊपर, लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल के डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे एडवाइजरी होंगे। अब इन्हीं प्रोविजंस, इस आर्टिकल 263 के अंदर ही प्रेसिडेंट ने कुछ काउंसिल्स को इस्टेब्लिश भी करा है। वो लक्ष्मीकांत में 3 दी गई हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है इंटर स्टेट काउंसिल। सरकारिया कमीशन का भी हमने पहले देखा था कि सरकारिया कमीशन ने बोला था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश करी जानी चाहिए अंडर आर्टिकल 263। बस उन्होंने नेम डिफरेंट रखा था, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि देखिए, जैसे कि पहले प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 263 ऑलरेडी 3 काउंसिल्स को इस्टेब्लिश कर दिया था, जिसमें से एक हेल्थ के लिए है, फैमिली लोकल गवर्नमेंट के लिए है। तो उनके साथ कोई भी ड्यूटीज क्लैश ना हो, नेमिंग वगैरह क्लैश ना हो, तो इसीलिए बस इसका नेम ही सरकारिया कमीशन ने डिफरेंट रिकमेंड करा था। बट जब इस्टेब्लिश करा गया तो नेम इंटर स्टेट काउंसिल ही रखा गया था। 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश करा था। अब देखते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन रहेंगे और इसमें आएंगे सारी स्टेट्स के, अब ये स्टेट्स के लिए हैं तो सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे। और ऐसे ही जो यूनियन टेरिटरीज होंगी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्योंकि वहाँ पर सीएम होंगे तो उनके चीफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती हैं, वो होती हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे। और अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वो, क्योंकि वो अब गवर्नर के अंडर है, तो वो वहाँ के गवर्नर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स ही आएंगे। इसके अलावा फिर 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। यहाँ पर यूनियन की कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करी गई है, जिनको प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेंगे। अब इनके अलावा कुछ परमानेंट इनवाइटीज भी हैं। इनमें से है 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, और ये स्टेट के होंगे। ये जो 6 मिनिस्टर्स हैं ये सेंट्रल के थे, जो कि उसके कॉम्पोजिशन का एक पार्ट थे। लेकिन जो परमानेंट इनवाइटीज हैं, सिर्फ ये इनवाइटीज हैं, वो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, और इनको भी खुद प्राइम मिनिस्टर्स ही नॉमिनेट करेगा। इसके बाद अगर देखें तो ये जो काउंसिल, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होगी, ये साल में 3 बार मिलेगी। देखिए, यही दिक्कत थी, जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि इनकी मीटिंग्स ही नहीं होती हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लास्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि दैट दे कैन मीट एट लीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। और ये देखिए, ये यहाँ पर तो बोला गया कि साल में 3 बार ये इनको मिलना चाहिए, बट ये तो हर 1 साल में या फिर 2 साल के बाद भी ये नहीं मिलती है इंटर स्टेट काउंसिल। चीफ मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर इसको कन्वीन करने की इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इतनी ज़्यादा। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल का हमेशा से एक इशू रहा है और अभी भी ये इशू है। और ऐसे ही जितनी भी इसकी मीटिंग्स होंगी वो अंडर कैमरा होंगी, उनको रिकॉर्ड करा जाएगा प्रॉपरली, और कंसेंसस बेस्ड ही इस इंटर स्टेट काउंसिल में डिसीजंस लिए जाएंगे। इनकी काम क्या होंगे, ये जितने भी इस आर्टिकल 263 में काम दिए गए हैं, स्पेशली ये कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर रिकमेंडेशन देना, उनको डिस्कस करना और ऐसे ही उनको इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशली ये काम होगा इस इंटर स्टेट काउंसिल का। डिलिबरेट करना जो जनरल इंटरेस्ट के मैटर्स हों सेंटर के लिए भी और ऐसे ही स्टेट्स के लिए भी, ये सारी की सारी ड्यूटीज़ होंगी इस इंटर स्टेट काउंसिल की। ऐसे ही इस इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई,
1996 में ये बनी थी, 15 मेंबर की थी, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। ऐसे ही 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये डिफरेंस याद रखना है। देखिए यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला गया है और 9 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। ऐसे ही इस काउंसिल के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया था, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट बोलते थे। 1991 में इसको सेटअप करा गया था और अब ये जोनल काउंसिल्स के लिए भी काम करती है। नाउ नेक्स्ट इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला दैट देयर शुड बी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखिए हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंटर की कुछ पावर है, स्टेट्स की कुछ पावर्स हैं। बट अगर हम स्टेट्स की पर्टिकुलरली बात करें तो हर एक स्टेट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। अगर पंजाब है तो उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, जितने भी लॉज बनेंगे, एक्ट्स बनेंगे, वो पंजाब के लिए होंगे। ऐसे ही अगर उत्तराखंड एक स्टेट है तो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वो उसकी अपनी टेरिटरी के लिए ही होगी, उसके लॉज अपनी टेरिटरी के लिए होंगे। तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपकी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है तो जितने भी इस स्टेट्स के एक्ट्स बने हुए हैं या फिर लॉ बने हुए हैं, ये स्टेट इनको डिसरिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही पंजाब यूके के एक्ट्स या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट करेगी और ना ही उत्तराखंड की स्टेट जो होगी वो पंजाब के पब्लिक एक्ट्स या रिकॉर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट करेगी। ऐसा बेसिकली क्यों करा जाता है? टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर स्टेट्स एक दूसरे के एक्ट्स, लॉज को, रिकॉर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगी, जितनी भी किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दी गई हैं, दूसरी स्टेट अगर उनको डिसरिस्पेक्ट करेगी तो क्या ऐसे स्टेट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमारे इंडिया में देखिए मल्टी पार्टी रूल चलता है जनरली। तो किसी स्टेट में कोई पार्टी रूल कर रही होगी, किसी स्टेट में कोई अदर पार्टी मेजोरिटी में होगी, से कहीं बीजेपी है, कहीं आप है, कहीं कांग्रेस है। तो अगर ऐसे एक स्टेट दूसरी स्टेट के पब्लिक रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या फिर एक्ट्स को डिसरिस्पेक्ट करेगी, उनका डिसरिगार्ड करेगी, तो ना ही इंडिया की यूनिटी मेंटेन रह पाएगी और ना ही इंटेग्रिटी और ना ही सोवरेंटी अल्टीमेटली इंडिया की इंटैक्ट रह पाएगी। तो अल्टीमेट पर्पस क्या रहता है इसका? क्यों बोला जाता है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए? म्यूचुअल रिकॉग्निशन किसमें? बिटवीन द स्टेट्स। देखिए ये सारे के सारे पब्लिक एक्ट्स मैंने पहले बता दिया कौन से होंगे। सेंटर भी इनको बना सकता है, स्टेट्स भी बना सकती हैं। और रिकॉर्ड्स, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होंगे, कोई ऑफिशियल बुक्स वगैरह होंगी, कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा बनाए गए हों, ऐसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट्स की जजमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इन सारी की सारी चीज़ों का रिकॉग्निशन होगा पूरे की पूरे इंडिया के ऊपर। जितने भी सेंटर के लॉ, रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी सेंटर से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, उनकी एप्लीकेबिलिटी वो तो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगी ही। हर एक स्टेट को उनकी रिस्पेक्ट तो करनी ही होगी, उनको तो रिकग्नाइज करना ही होगा। बट अगर किसी दूसरी स्टेट में भी ये सारी चीज़ें हैं तो इनका भी आपस में रिस्पेक्ट होना चाहिए। इनको भी सारी की सारी इंडिया की स्टेट्स रिकग्नाइज करेंगी। क्योंकि देखिए ये जो रिस्पेक्ट करने की बात करी गई है या फिर इनको रिकॉग्नाइज करने की बात करी गई है, इस चीज़ को बोला जाता है फुल फेथ एंड क्रेडिट, और इसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 361। नाउ दिस क्लॉज ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट, दिस इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो जितने भी एक स्टेट के इस ए स्टेट के कुछ पब्लिक एक्ट्स हैं या फिर रिकॉर्ड्स हैं और ऐसे ही कोई बी स्टेट है, पार्लियामेंट चाहे तो जितने भी ये एक्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं इनको बी स्टेट के लिए भी यूज़ कर सकती है, या फिर बी स्टेट को ये बोल सकती है कि आप इनके जो ए स्टेट के रिकॉर्ड्स हैं उनको एज रेफरेंस यूज़ करो। तो अल्टीमेटली दिस क्लॉज ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट, मतलब कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन की जो बात कही गई है, दिस इज सब्जेक्ट टू दी पावर ऑफ पार्लियामेंट। अल्टीमेट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इसमें क्या बोला गया है कि जितनी भी सिविल कोर्ट्स की जजमेंट्स होंगी वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, इंटायर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। बट ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर जो क्रिमिनल जजमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं होंगी। क्रिमिनल जजमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होंगी।
अगर पंजाब के किसी से कोई थेफ्ट से रिलेटेड कोई जो लॉ है वो कहता है कि से 6 मंथ की पनिशमेंट है, जो उत्तराखंड है सेम वहाँ पर जो थेफ्ट की पनिशमेंट हो सकती है वो 1 ईयर तक की भी हो सकती है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। तो क्रिमिनल जो जजमेंट्स होंगी वो हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो सिविल जजमेंट्स होंगी वो पूरे के पूरे इंटायर इंडिया के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी, ऐसा इसमें बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बात करता है फ्री इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड विद इन अ स्टेट ऑल्सो। इसके लिए आर्टिकल है 301 से लेकर 307 इन पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 301 क्या कहता है कि देयर शुड बी फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में, विद इन स्टेट दैट इज इंटरस्टेट भी, दो स्टेट्स के बीच में भी फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए। ऐसे ही इंट्रास्टेट मतलब कि स्टेट्स के बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक स्टेट में अगर से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड या फिर गुड्स का ट्रेड हो रहा है तो वो भी फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स ही होना चाहिए। ये पूरे के पूरे इंडिया में फ्री ट्रेड की बात करता है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, इंटरस्टेट ट्रेड एंड ऐसे ही इंट्रास्टेट ट्रेड की भी बात। अब देखिए इससे आगे जितने भी ये आर्टिकल्स हैं ये रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। फ्रीडम की बात करी गई है 301 में, लेकिन उसके अलावा जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो दी गई हैं आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक। आर्टिकल 302 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फ्री ट्रेड और कॉमर्स मतलब कि ट्रेड की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है अगर वो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी एक स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और किसी दूसरी स्टेट के साथ के लिए पार्लियामेंट फेवर नहीं करेगा। मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वाली ही होनी चाहिए। आर्टिकल 303 कहता है कि ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी ट्रेड की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है विद इन द स्टेट भी, और किसी और स्टेट के साथ भी अगर ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। बट इससे रिलेटेड जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करा जाएगा वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा विद प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नो 304 है वो क्या कहता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर किसी दूसरी स्टेट से इसको समझ सकते हैं, अगर ये गुजरात लें और ऐसे ही गुजरात पंजाब से आने वाले गुड्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स नहीं लगा सकती है। ऐसा ये आर्टिकल 304 बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स नहीं होने चाहिए, और यहाँ इसमें ड्यूटीज को भी इंक्लूड करा गया है। आर्टिकल 305 कहता है कि जितनी भी इसमें फ्रीडम दी गई हैं, आर्टिकल 301 में पूरे इंडिया में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड की फ्रीडम दी गई है, बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर्स किसी पर्टिकुलर बिजनेस या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रेड को मोनोपलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की मोनोपोली हो सकती है, और उसमें वो किसी सारे के सारे सिटीजन्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और सिटीजन्स ये नहीं बोलेंगे कि हमारी राइट्स की वायोलेशन हो रही है। इस आर्टिकल 301 के अगेंस्ट ये प्रोविजंस हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है इस आर्टिकल 305 के अकॉर्डिंग कि वो किसी बिजनेस को मोनोपलाइज कर सकती है। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी मोनोपोली है वो सेंटर के पास है। ऐसे ही हम एग्जांपल अगर लें डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सेंटर के पास ही हैं। आर्मी से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे जो पावर्स हैं वो सिर्फ सेंटर के पास ही हैं। तो ये भी राइट किसके थ्रू मिला है? आर्टिकल 305 के थ्रू ही। नाउ नेक्स्ट हमने देखना है जोनल काउंसिल। जो इंटरस्टेट काउंसिल थी वो मैंने बताया था कि क्या थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट जो जोनल काउंसिल्स हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, और ऐसे ही इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। स्टैट्यूटरी क्यों है? क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था 1956 में, तभी इनको क्रिएट कर दिया गया था।
जितनी भी कंट्री है उनको 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्ट एंड ऐसे ही सेंट्रल। इन 5 जोन्स में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया गया था और हर एक जोन के लिए एक जोनल काउंसिल को प्रोवाइड करा गया था। इनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? अच्छा, पहले तो जैसे लक्ष्मीकांत में दिया गया है कि जब इन जोन्स को डिवाइड करा गया था तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, जैसे कि नेचुरल डिवीजन्स क्या है कंट्री की। जैसे कि अगर बात करें पंजाब, ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये एक दूसरे के साथ ही इनकी नेचुरल बाउंड्रीज हैं, तो इनको एक जोन में रखा गया। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है इनके लिए। ऐसे ही अगर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्री, उनकी नेचुरल डिवीजन्स होगी। ऐसे ही लिंग्विस्टिक अफिनिटी को भी ध्यान में रखा गया। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। ऐसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चाहे यहाँ पर पहाड़ी है बट थोड़ी सी लैंग्वेज इफिनिटी है। कल्चरल इफिनिटी का भी ध्यान रखा गया है। कम्युनिकेशन, रिवर सिस्टम्स, जब ये इन जोन्स को डिवाइड करा गया तब सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी भी उन चीज़ों में से एक है। अब अगर देखें इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो होंगे, इन पूरे की पूरे जितने भी 5 काउंसिल्स हैं सबके चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर्स ही होंगे। और इनमें कौन होंगे? सीएम होंगे, दैट इज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड 2 अदर मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। ये किस केस में होगा? अगर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, इसकी बात करें, इसमें जितनी भी स्टेट्स दी गई हैं उन सारी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर के अलावा 2 और मिनिस्टर्स भी आएंगे। मतलब 3 मेंबर हो गए एक स्टेट से। एक तो हो गया चीफ मिनिस्टर प्लस नहीं 4 मेंबर्स हो गए। एक तो हो गया, सॉरी 3 मेंबर्स ही हुए, एक सीएम हो गया और 2 हो गए मिनिस्टर्स। तो ये रहेगी इनकी कॉम्पोजिशन। प्लस ऐसे ही हर एक जितनी भी स्टेट होंगी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे और इनका पीरियड 1 ईयर होगा। बाय रोटेशन ये वाइस चेयरमैन बनेंगे। जैसे सेम अगर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करें, इसमें अगर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, अगर एक टाइम पर हिमाचल प्रदेश के सीएम वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर पंजाब के बनेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर फिर हरियाणा के बनेंगे। तो बेसिकली ये बाय रोटेशन बनेंगे। इन मेंबर्स के अलावा, इस कॉम्पोजिशन के अलावा कुछ एडवाइजर्स भी हैं इस जोनल काउंसिल में, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग का राइट नहीं है। इसमें एडवाइजर्स कौन से हैं? अब पहले तो एक मेंबर होगा जो कि जिसको के प्लानिंग कमीशन नॉमिनेट करेगा, बट ये अब है नहीं तो इसकी रेलिवेंस नहीं है अब। ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अच्छा, ये चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? ये होता है सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जो होगा वही चीफ सेक्रेटरी होता है। ऐसे ही डेवलपमेंट कमिश्नर ईच स्टेट का, ये सारे के सारे मेंबर्स एज एडवाइजर्स काम करेंगे और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। अच्छा, आगे मैंने कोई लिखा नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो जोनल काउंसिल है उनका एम क्या रहता है? ये मैंने पहले भी बताया था कि सेंटर्स के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, कोऑपरेशन बनी रहे। ये सारे काम देखना जोनल काउंसिल का ही काम रहेगा। जोनल काउंसिल्स भी सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज हैं। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग के ऊपर ये रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो कि स्टेट्स के बीच में आ रहे हैं उनके ऊपर ये रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? पहला होगा इमोशनल इंटीग्रेशन। अगर स्टेट्स के बीच में, पूरी कंट्री में इमोशनल इंटीग्रेशन को लेके आना है तो वो कैसे हो सकता है? अगर स्टेट के बीच में लोगों की मोबिलिटी है, पीपल मोबिलिटी के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल काम करने के लिए एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट में लोग जा रहे हैं और दूसरी स्टेट के लोग, जो भी लोग किसी और स्टेट के लोग वहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए टॉलरेंट हैं लोगों की मोबिलिटी। ऐसे ही अगर कल्चरल एक्सचेंजेस हों, कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू भी इस इमोशनल इंटीग्रेशन को अचीव करा जा सकता है। ऐसे ही इस जोनल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रीजनलिज्म को ख़त्म करा जाए, लिंग्विज्म को ख़त्म करा जाए, सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को ख़त्म करा जाए। ऐसे ही और इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर किसी स्टेट्स की एक सेपरेशन हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बताएं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, ठीक है, तो अगर इनकी सेपरेशन हुई है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करना भी इस जोनल काउंसिल का काम रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्पीडी एग्जीक्यूशन हो, उन प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ये कोऑपरेशन बनाए रखने का काम जोनल काउंसिल होगा।
इन जोनल काउंसिल्स के अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है। देखिए, जो जोनल काउंसिल्स बनी थी वो तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम ही बन चुकी थी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी वो बाद में बनी थी। 1971 के एक्ट के थ्रू ये बनी थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ये भी पार्लियामेंट ने ही बनाई थी, बट ये बाद में बनी थी। 8 स्टेट्स हैं इसमें, सिर्फ 7 सिस्टर स्टेट नहीं है, इसमें 8 स्टेट्स भी हैं, जिसमें सिक्किम को बाद में ऐड करा गया था। इस देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें इंडिया की, तो इसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। यहीं पर तो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। चिकन नेक की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाइना साथ में लगता है। तो इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए ही चाहे लेट ही बनाया गया, लेकिन इस काउंसिल को बनाया गया। इस काउंसिल का काम भी इस इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखना है, ऑर्डर मेंटेन रहे स्टेट्स के बीच में। बेसिकली जोनल काउंसिल के जैसा ही इनका काम है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बाद में बनी थी और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए है। तो ये था हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस का टॉपिक। थैंक यू।